हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं। तो खैर एक बार फिर स्वागत है आपका। अकाउंट्स अवेलेबल है के इस प्लेटफॉर्म पर। तो इसी के साथ करते हैं जी आपके अगले और नए शानदार बेहतरीन चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बहुत ही अच्छा चैप्टर, शानदार चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर जो कि आपके अकाउंट्स के फाउंडेशन बना के देता है, अकाउंट्स के आपके बेसिक कंसेप्ट तैयार करता है काफ़ी हद तक। हालांकि प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल तो ऑब्वियसली अगेन ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि अकाउंट जो कि है वो रिकॉर्डिंग का डेटाबेस है एक तरह का, कि हमारे बिजनेस के अंदर क्या क्या बेसिकली ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका डेटाबेस। तो उस डेटाबेस को रिकॉर्ड करते वक्त कुछ एक बातों का हमें ध्यान रखना होता है, कुछ एक रूल्स का हमें ध्यान रखना होता है, कुछ एक प्रिंसिपल्स का हमें ध्यान रख के चलना पड़ता है मेरे बच्चे। तो टोटल कुल मिला के कुछ 13-14 प्रिंसिपल्स हैं हमारे, उनको हम यहाँ पर कवर करके चलेंगे। टोटैलिटी में बात करें तो इस चैप्टर को टोटल 3 पार्ट्स में कवर करके चलेंगे हम यहाँ पर। ऑब्वियसली यूट्यूब पर पूरी की पूरी 100% कवरेज तो हमारी रहती ही है क्लास 11th की, तो पूरी कवरेज करके चलेंगे। 3 हिस्सों में बात करेंगे, जहाँ आज की क्लास में सबसे पहला हिस्सा, जहाँ टोटल लगभग 6 प्रिंसिपल्स को हम कवर करके चलेंगे। और जैसा कि उम्मीद करूँगा आप लोग जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ पर हम पूरी क्लास 11th की कवरेज करने वाले हैं अकाउंटेंसी सिलेबस की। तो उसी की ही ट्रेल में एक और कदम आपका जो है टोटल लेक्चर नंबर 14, आप लोगों का लेक्चर नंबर 14। तो लेक्चर बाय लेक्चर आपके आते जाएंगे, कंटेंट वाइज सारा का सारा 100% कंटेंट आपको यहाँ मिल रहा है। इसके लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को खत्म करने का एक और जरिया भी है आपके पास में। एक तो ये चीज़ है, ठीक है जी, 3 पार्ट्स में मैं खत्म करूंगा इस पूरे के पूरे चैप्टर को, बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन के साथ में डिटेल में जाकर बात करेंगे हम यहाँ पर 3 पार्ट्स में। लेकिन अगर उसी ही बात को देखो, एक टीचर के ना हाथ में होता है, क्या होता है कि सेम बात को वो कई घंटों तक भी बोल सकते हैं, 4 घंटे तक बोल लें, 5 घंटे तक बोल लें, 10 घंटे तक बोल लें, 10 क्लासेस तक एक्सटेंड कर दें। जितना ज़्यादा एक टीचर बोलेगा, बेहतरीन बातें बोलेगा, उतना ज़्यादा आपका ज्ञान जो कि है, उतनी ज़्यादा आपकी जो नॉलेज है वो आपकी बढ़ती चली जाती है। और उन्हीं बातों को कंपाइल करने का भी एक ज़बरदस्त टैलेंट एक टीचर के हाथ में होता है। तो उसी ही कुछ नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए इसी ही चैप्टर को, इन्हीं 13 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, टोटल को 13-14 प्रिंसिपल पढ़ने हैं, तो 13 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को 13 मिनट में खत्म किया गया है। तो अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं वो 13 अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन 13 मिनट्स की प्लेलिस्ट। हाँ जी सर, कुछ पूछना था? अच्छा, खैर, तो 13 अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसने 13 मिनट, तो ये आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है जी। फिलहाल के लिए तो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं। टोटैलिटी में इस चैप्टर को टोटल 3 हिस्सों में खत्म करेंगे, जहां सबसे पहला हिस्सा हम देख रहे हैं, प्रिंसिपल्स ही पढ़ने हैं आपको, 1 बाय 1 एक करके सारे के सारे प्रिंसिपल्स खत्म करके चलेंगे। प्रिंसिपल खत्म, चैप्टर खत्म, तो ऐसे करके कुछ बातें हैं। तो चलिए जी, सबसे पहली बात करनी इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल बहुत ही आसान सा प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो कि ये कहता है, क्या कहता है कि देखो, एक तो होता है आपका बिजनेस, और ऑब्वियसली बिजनेसमैन को करने वाला कोई ना कोई एक इंसान भी तो होता होगा, बिजनेस को करने वाला कोई ना कोई एक इंसान भी तो होता होगा, बिजनेसमैन भी तो होता होगा। सपोज करो राम नाम के इंसान ने कोई अपना बिजनेस शुरू किया, अब क्या जरूरी है कि वो अपने बिजनेस का नाम भी राम के नाम से ही रखे हैं? एक राम नाम का इंसान है, उसने अपना बिजनेस किया, क्या जरूरी है वो अपने बिजनेस का नाम भी राम नाम से रखे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। वो राम नाम से भी रख सकता है, राम एंड कंपनी रख लेगा, ABC एंड कंपनी रख लेगा, है ना, कुछ भी रख सकता है नाम। तो ये जो सबसे पहला कंसेप्ट है, ये बस इतनी सी ही बातें कहता है कि जो बिजनेसमैन है और जो बिजनेस है, वो दोनों के दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। ध्यान रखिएगा, जो बिजनेस है और जो बिजनेसमैन है वो दोनों के दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, 2 डिफरेंट एंटिटी हैं। वैसे तो रियल लाइफ में हम लोग जानते हैं कि फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है वो इंसानों की है, वो ह्यूमंस की है, यानी सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन की ही है। बिजनेस की क्या कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है क्या? तो जवाब है ना। ABC एंड कंपनी के नाम का तो सिर्फ बोर्ड लगा होगा दुकान के बाहर या आपके बिजनेस प्रेमाइसेस के बाहर, इसके अलावा तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होगी, वो कोई इंसान तो नहीं है। बट अकाउंटिंग के हिसाब से हम जज करके चलते हैं, मान के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि मानो कि बिजनेस भी अपने आप में कुछ है। तो ये जो सबसे पहला प्रिंसिपल है, बड़ी छोटी सी बातें कहता है कि एक जो एंटिटी है उसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस है एज कंपेयर टू इट्स ओनर। ओनर कौन होता है? ऑब्वियसली बिजनेसमैन। यहां पर ये एंटिटी शब्द का क्या मतलब है? एंटिटी शब्द का मतलब आपका बिजनेस। तो आपका बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, और आपको अकाउंटिंग किसके पर्सपेक्टिव से करनी है? बिजनेसमैन
या फिर बिजनेस? तो हम अकाउंटिंग किसके हिसाब से करके चलेंगे? बिजनेसमैन वो इंसान, वो ह्यूमन, या बिजनेस जिसमें पैसा लगाया गया है, जिसमें पैसा इन्वेस्ट किया गया है, जिसमें ही सारे के सारे काम काज होने हैं, सामान खरीदा जाएगा, सामान बेचा जाएगा, जो भी फायदा नुकसान होगा सब बिजनेस में ही तो होना है। तो अकाउंटिंग भी किसकी होगी? बिजनेस की ही होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो अकाउंटिंग किसके पर्सपेक्टिव से करके चलते हैं हम? तो बिजनेस के ही पर्सपेक्टिव से करके चलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो सबसे पहला प्रिंसिपल है, निहायत ही आसान, बहुत ही आसान, जो बस इतनी सी बातें कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों के दोनों अलग अलग हैं। बिजनेस को आप ट्रीट करके चलते हो एज ए एंटिटी के तौर पर, यानी कि एक सेपरेट इंसान, पर्सन के तौर पर, और जो ट्रांजैक्शन जितनी भी रिकॉर्ड करनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो ट्रांजैक्शंस जो भी आप रिकॉर्ड करने वाले हो, रिकॉर्ड करोगे, जो भी एनालाइज करोगे, तो वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हो? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट फ्रॉम द ओनर पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे करके बातें हैं। और यही कारण है कि हम तो कौन हैं? हम बिजनेस हैं। ध्यान रखिएगा, आप लोग पूरे साल कौन हो? आप लोग पूरे साल बिजनेस हो, बिजनेस मैन नहीं हो। तो आप बिजनेस हो क्योंकि आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आप बिजनेस हो। और आप में अगर किसी ने पैसा लगाया, बिजनेस मैन ने पैसा लगाया, क्या वो अपना लगाया हुआ पैसा, विच इज नॉन एज अ कैपिटल, चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो जान लें कि बिजनेसमैन जो भी पैसा लगाता है बिजनेस में, उसे कैपिटल कहते हैं। और क्या वो बराबर का पैसा वो कभी भी निकाल सकता है या नहीं? तो देखो, आमतौर पर रियल लाइफ में निकालेगा तो नहीं, बट क्या रेयरली वो पैसे को निकाल सकता है या नहीं? तो बिल्कुल निकाल सकता है। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया है, भैया उसका पैसा जब मर्जी निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि बिजनेसमैन जितना बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है वो बराबर का वो पैसा निकाल भी सकता है। तो इसलिए ही जो ओनर है, ओनर को भी एक तरीके का क्रेडिटर या इंटरनल लायबिलिटी पुकारते हैं हम, यानी ओनर के द्वारा लगाया गया पैसा विच इज नॉन एज अ कैपिटल, तो कैपिटल को भी एक तरीके से लायबिलिटी पुकारते हैं हम। और हालांकि इस चीज के बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 में भी बात की थी, बट ठीक है, यही की बात को बार बार करेंगे सो दैट बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल आत्मा तक बच जाए वो बात, है ना, ऐसे करके बातें हैं। तो यही लिखा हुआ है कि जो भी इन्वेस्टमेंट की ये बिजनेस के अंदर, दैट इज उस चीज को आप कैपिटल कहते हैं, तो उन चीजों को ही हम लायबिलिटी की कैटेगरी में डाल देते हैं मेरे बच्चे। तो ऐसे करके बात हो गई। तो इसी के साथ में हमारा पहला जो हमें टोटल 6 प्रिंसिपल कवर करके चलने हैं आज की इस क्लास के अंदर। तो इसी के साथ पहला प्रिंसिपल, फर्स्ट मोस्ट प्रिंसिपल खत्म होता है। और इसी के साथ दूसरा प्रिंसिपल, ये भी हद से ज्यादा आसान प्रिंसिपल। क्या कहता है ये कहता है कि भाई हमारे बिजनेस के अंदर जो भी काम काज होते हैं, जिसको कि हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, इवेंट्स कहते हैं, घटनाएं कहते हैं। अब देखो, कुछ तो घटनाएं, कुछ तो ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो कि फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, कुछ तो ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो कि फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो नॉन फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, जिसे आप पैसे की दृष्टि से देख नहीं सकते, नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। तो छोटी सी बातें हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन है जिसे आप मनी के टर्म में नाप सकते हैं, जांच सकते हैं। जैसे सामान खरीदा, अब कितने का खरीदा पता नहीं कर सकते आप, पता तो है आपको, पता होगा, बिल मिला होगा आपको, 50,000 का खरीदा है, 1 लाख का खरीदा है। आपने रेंट पे किया, आपको नहीं पता आपने कितना रेंट पे, पता तो होगा आपको, तभी तो आपने पे किया है, सीधी सी बातें हैं। आपने बैंक में पैसा जमा करा है या आपने बैंक से पैसा निकाला है, ये सभी चीजें आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाती हैं। तो ये मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है? बड़ी ही एक छोटी सी बात कि रिकॉर्ड देम। आप जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं जो मनी के टर्म में आप मेजर कर सकते हो, तो आप उन्हें रिकॉर्ड करो। नॉन फाइनेंशियल का क्या करोगे? अब अगर कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसे हम मनी के टर्म में नाप नहीं सकते, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हड़ताल हो गई है, स्ट्राइक हो गई है, क्या आप इस चीज को पैसे के टर्म में नाप सकते हो? हाँ, नाप सकते हैं? बताओ। तो क्या पैसे के टर्म में नाप सकते हो? तो जवाब है ना। स्ट्राइक से होने वाले नुकसान को जरूर नाप सकते हो, बट स्ट्राइक को तो नहीं नाप सकते। और ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काबिल एम्प्लॉइज हैं, काबिल एम्प्लॉय, क्या उनकी काबिलियत को कभी नाप सकते हो? तो जवाब है ना। क्या लड़ाई झगड़े को कभी नाप सकते हो? तो जवाब है ना। तो खैर, इस तरह की जो भी चीजें हैं जिनको पैसे के टर्म में नहीं नाप सकते हो, क्या करोगे उन्हें? कुछ भी नहीं भैया। जब पैसे के टर्म में ही नहीं नाप सकते हो तो इग्नोर ही करना होगा आपको, क्या ही कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ओनली दोस ट्रांजैक्शन, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन जो या तो पैसे के टर्म में हैं या पैसे के टर्म में नापी जा सकती हैं। पैसे के टर्म में है मतलब, अब जैसे सामान खरीदा, ये तो पैसे के टर्म में ही है, पहले से ही पता होगा कितने का सामान खरीदा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें, जो पैसे के टर्म में होती नहीं है, आपको नापना पड़ता है, आपको मेजर करना पड़ता है। आग लग गई आपकी फैक्ट्री के अंदर, लॉस बाय फायर।
अब आग लग गई, वैसे तो ये पैसे के टर्म में नहीं है, बट आग से होने वाले नुकसान को आप पैसे के टर्म में नाप जरूर सकते हो कि भाई कितने का सामान जल गया, खाक हो गया, बर्बाद हो गया या चोरी हो गई। तो वैसे तो पैसे के टर्म में नहीं है, लेकिन नाप तो सकते हो कि हाँ भाई कितने का सामान चोरी हो गया। तो ठीक है, जो चीजें पैसे के टर्म में हैं या जो चीजें पैसे के टर्म में नापी जा सकती हैं, वो सभी चीजों को आपको रिकॉर्ड करके चलना है। तो ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन दैट आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब ध्यान रखिएगा, दो बातें हैं। पहला, ऐसी ट्रांजैक्शन जो मनी के टर्म में हैं और जो मनी के टर्म में एक्सप्रेस की जा सकती हैं, तो आर टू बी रिकॉर्डेड ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बस हो गई बात खत्म। नॉन फाइनेंशियल का क्या करोगे? इग्नोर करना है। जैसे होता है ना, बहुत से नालायक लोग, नाकारे लोग, नेगेटिव वाइब्स पहुंचाने वाले लोग, क्या करते हो आप उन्हें? क्या करते हो? बताओ क्या करते हो? क्या मिलते हो, बैठते हो, खूब सैर सपाटा करते हो उनके साथ में? अगर करते हो तो नालायक हो, सुधर जाओ। ऐसे लोगों की संगति छोड़ दो जो नालायक हो, बेगैरत हो, वक्त बर्बाद करते हो, नेगेटिव वाइब्स पहुंचाते हो आपके पास में, तो उनसे दूर रहें, अपना भला चाहते हैं तो क्या करते हैं उनको? बताओ क्या करना चाहिए भाई? ऐसे लोग मिलेंगे तो आपको हर रोज, जो नालायक हो, बेगैरत हो, आपका वक्त बर्बाद करते हो, आपको गलत रास्तों पर भटकाते हो, तो अगर ऐसे लोग हैं आपके आसपास और आपको अच्छे और बेहतर लग रहे हैं, तो आज से सुधर जाइए, उनको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। तो खैर वापस आते हैं, नॉन फाइनेंशियल चीज़ों का क्या करना है? आपको इग्नोर करके चलना है, बस इतनी सी बात है मेरे बाबू। है क्या दिक्कत है? तो नॉन मॉनेटरी इवेंट जो भी होंगे, नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या होता है? मनी के टर्म में। तो नॉन मॉनेटरी जो मनी के टर्म में नहीं होंगे, अब जैसे कि एम्प्लॉई मैनेजर की काबिलियत, स्ट्राइक वगैरह हो गई हैं, डिस्प्यूट, झगड़े वगैरह हो गए, तो ये जितनी भी चीज़ें, इन्हें आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हालांकि वो बात अलग है कि क्या ये आपके बिजनेस को काफ़ी हद तक इफेक्ट करते हैं या नहीं, तो हाँ, तो वैसे तो ये रिकॉर्ड होने तो चाहिए, बट ठीक है, आप कर नहीं सकते तो क्या करें? तो ये एक तरह की लिमिटेशन बोल सकते हो आप इसकी, कि जो भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं ना, क्वालिटेटिव, जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ की काबिलियत, उनकी एफिशिएंसी, सेटिस्फाइड कस्टमर्स, पॉजिटिव बात, हमारे नालायक और नाकारे डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ जो हमारी कंपनी की एक लायबिलिटी हैं, बट ये रिकॉर्ड नहीं हो पाती। क्या कर सकते हैं? क्योंकि भैया मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ने कह दिया कि जो मनी के टर्म में है सिर्फ उसी को नापना है, बाकी को तो नहीं। तो ऐसे करके बच्चे, मेरी बात हो गई सेकंड प्रिंसिपल की। थर्ड प्रिंसिपल, हाँ जी, तो अब अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या है जी? ये है क्या मुश्किल है? अरे कैसे हो सकता है मुश्किल? कैसे हो सकता है? और अगर कोई भी चीज़ मुश्किल हुई, अगर कोई भी चीज़ मुश्किल हुई तो आसान बना देंगे उसको, क्या दिक्कत की बात है? अगर कुछ मुश्किल हुआ तो आसान बनाने का सारा मादा रखते हैं हम, क्या समस्या की बात है? तो अगर कोई चीज़ मुश्किल हुई तो उसे मार मार के आसान बना देंगे, हैं? क्या दिक्कत की बात है? तो क्या कहता है जी ये प्रिंसिपल कि सपोज करो आपका बिजनेस है, और आपकी जब बिजनेस है तो उसकी कोई ना कोई लाइफ भी होगी। हालांकि फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है जो कि 10 साल तक आपका चला है, तो क्या बस 10 साल तक ऐसे ही बस बिजनेस करते रहेंगे और बस करते रहेंगे, या बीच बीच में थोड़ा बहुत कुछ रुक कर अपनी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस भी मेजर करोगे कि नहीं करोगे? हैं बताओ, है मेरे बच्चा, बताओ। तो भाई वैसे तो रियल लाइफ में जो आपकी लाइफ ऑफ द बिजनेस होती है वो इनडेफिनेट होती है, आपको नहीं मालूम होती कि हाँ भाई वो कितनी लंबी जाने वाली है, कि 5 साल जाएगी, 10 साल जाएगी, 50 साल तक जाएगी, मेरे नाती पोते तक मेरे बिजनेस को संभालेंगे, तो हमें नहीं मालूम होता। बट इतना तो हम जरूर कहते हैं इस प्रिंसिपल के अनुसार कि हमारी जो भी लाइफ ऑफ द बिजनेस है उसे स्मॉलर छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ दो, रेगुलर इंटरवल के जो कि तौर पर है तोड़ दो, जो रेगुलर इंटरवल होता है 1 साल। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक साल के अंत पर आप बैठ जाओ अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कि आप आखिर कैसे चल रहे हो, फायदे में जा रहे हो कि नुकसान में जा रहे हो, आखिर सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे आप लोगों के साथ नहीं होता है, एक स्टूडेंट के साथ किया जाता है कि हर 1 साल के अंत में आपके एग्जाम लिए जाते हैं, पेपर लिए जाते हैं। क्यों? सो दैट आपकी परफॉर्मेंस देखी जा सके कि आप जो कर रहे हैं वो सही से कर पा रहे हैं या नहीं, क्या आप इस योग्य हैं कि आपको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाए या आपको रोक के रखा जाए,
क्यों रखेंगे रोक के? आप योग्य हो, आप बेहतर बनोगे, आप अगली कक्षा तक बेहतरीन तरीके से जरूर पहुंचोगे। तो चलिए खैर, तो बिल्कुल सेम वे में जैसे कि बच्चों के केस में आमतौर पर हर एक साल के अंत पर परफॉर्मेंस मेजर की जाती है, तो ऐसी एक बिजनेस के केस में ओवरऑल लाइफ ऑफ द बिजनेस को तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और उन्हीं स्मॉलर इंटरवल के एंड पर हम परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से मेजर करके चलते हैं। तो इस प्रिंसिपल के अनुसार जो लाइफ ऑफ द बिजनेस है आपकी, उसे डिवाइड कर दिया जाता है कैसे कैसे? इन ए स्मॉलर पीरियड, स्मॉलर पीरियड। और क्यों 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 तोड़ा जाता है मेरे बावड़े? बताओ मेरे बावड़े हैं भाई, तो क्यों तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर? तो सो दैट आप परफॉर्मेंस को मेजर कर सको अच्छे तरीके से इन रेगुलर इंटरवल में। रियल लाइफ में तो ये रेगुलर इंटरवल आपके कितने हैं? 1 साल के हैं। ये जो स्मॉलर पीरियड हैं, इन्हीं को ही हम अकाउंटिंग पीरियड भी पुकारते हैं। दैट मीन्स हम समझ गए हैं कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है ना, 1 साल का होता है अकाउंटिंग पीरियड। बाकी भाई मेजर करना अगर आप जल्दी चाहते हो तो जल्दी भी कर सकते हो, कोई ऐसी आफत तो नहीं है, ठीक है जी, जल्दी भी कर सकते हो। तो अकाउंटिंग पीरियड आप कह सकते हो कि ऐसे इंटरवल ऑफ टाइम होते हैं जिनके अंत पर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, जो चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था। बैलेंस शीट आप बनाते हो जिसमें आप फाइनेंशियल पोजीशन देखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो जिसमें आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हो कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, और ये आप हर साल के एंड पे बनाया करते हो, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। और क्यों बनाते हो आप? सो दैट आप परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से मेजर कर पाएं। ऐसे करके बातें हैं मेरे बावड़े। चलो खैर ठीक है जी, ओके। इसके अलावा इस अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के अंदर ही हम बोलते हैं कि हम अपनी जितनी भी इनकम है और जितने भी खर्चे हैं हम उन्हें कैलकुलेट करते हैं एनुअल बेसिस पे, यानी कि हर साल। जहां साल की शुरुआत होती है कब है भाई मेरे मासूम बच्चों? साल की शुरुआत कब होती है? तो मेरे मासूम बच्चे काफ़ी बार, ज़्यादातर बार मुझे जवाब देते हैं कि सर जी साल की शुरुआत होती है 1 जनवरी को। तो साल की शुरुआत कब होती है? साल की शुरुआत 1 जनवरी को। क्या 1 जनवरी को? अरे जाओ 1 जनवरी को तो साल की शुरुआत नहीं होती 1 जनवरी को। 1 जनवरी को तो बस पार्टी बनाते हैं, 1 जनवरी को कुछ शुरू नहीं होता। ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो आपके स्कूल का सेशन हो, वो भी 1 अप्रैल को शुरू होता है, खत्म 31 मार्च पे होता है। चाहे आपको वो कॉलेज का सेशन हो, 1 अप्रैल पे शुरू होता है, 31 मार्च पे खत्म होता है। चाहे वो बैंक्स की क्लोजिंग हो, बैंक्स भी बंद 31 मार्च पे होते हैं और नेक्स्ट ईयर शुरू होते हैं फिर से 1 अप्रैल को। चाहे वो गवर्नमेंट का लेखा जोखा हो, कि गवर्नमेंट भी जो काम काज करती है, जो प्लानिंग करती है, ज़्यादातर बार 1 अप्रैल से वो प्लानिंग उसकी एप्लीकेबल होती है, यानी साल की शुरुआत, और उस प्लानिंग की एप्लीकेबिलिटी एंड हो जाती है 31 मार्च पे जाके, देन फिर से नेक्स्ट ईयर फिर से प्लान करके चलती है। तो ज़्यादातर बस न्यू ईयर पार्टी को छोड़कर 1 जनवरी को कुछ नहीं होता, ठीक है जी, ध्यान रखना। 1 जनवरी इज़ नथिंग, कुछ नहीं है, सिर्फ पार्टी मनाएंगे 1 जनवरी को जी सर जी हम तो 1 अप्रैल से साल की शुरुआत होती है, 31 मार्च पर साल खत्म हो जाता है। तो ऐसे करके बातें हैं मेरे बच्चे। चलो खैर, तो आगे चलते हैं। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, शानदार बेहतरीन कंसेप्ट। तो फुल का मतलब क्या होता है मेरे बाबू? तो फुल का मतलब होता है कंप्लीट, पूरी तरह से। डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? तो डिस्क्लोजर का मतलब होता है डिस्क्लोज करना, यानी शो करना, यानी दिखाना। तो यानी ये प्रिंसिपल कह रहा है कि पूरी तरीके से दिखाइए, अच्छी चीजें दिखाइए, जरूरी बातें दिखाइए, गैर जरूरी ना दिखाइए, और लेकिन जो जरूरी है उन्हें जरूर दिखाइए। तो एक बिजनेस के अंदर जितनी भी जरूरी बातें हैं उनको जरूर दिखाइए, गैर जरूरी को इग्नोर करिए। बस इतना सा है अपना छोटा सा प्यारा सा फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। तो क्या कह रहा है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट? तो ये कहता है कि भाई लीगल रिक्वायरमेंट को तो छोड़ दो, वो तो आपको दिखानी पड़ेंगी। अपार्ट फ्रॉम अ लीगल रिक्वायरमेंट, ऑल जितनी भी सिग्निफिकेंट एंड मटीरियल इंफॉर्मेशन। ये मटीरियल क्या होता है? हाँ भाई, क्या होता है मटीरियल क्या होता है? मटीरियल का क्या मीनिंग होता है? मटीरियल का मतलब सर जी सामान होता है। मटीरियल का मतलब सामान होता है, सामान जो चीज़ें होती हैं, रॉ मटेरियल होता है। या कई बार हम सुनते हैं कि ये रिमोट घटिया मटेरियल का बना है। मटेरियल का मतलब सामान होता है। तो क्या मटेरियल का मतलब सामान होता है? हाँ जी, मटेरियल का मतलब सामान होता है, पदार्थ होता है, चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं। लेकिन मटेरियल का मतलब इंपॉर्टेंट भी होता है, ज़रूरी भी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, गौर करने लायक भी होता है, बहुत ज़रूरी भी होता है। तो मटेरियल का मतलब सामान के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होता है। अक्सर कई बार जहां हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ज़रूरी बातें लिखनी हो तो हम लिखते हैं मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं ये,
बहुत गौर करने लायक बातें हैं, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। तो मटीरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है। तो जितनी भी सिग्निफिकेंट एंड मटीरियल इन्फॉर्मेशन है आपके इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपकी एंटिटी से, आपके बिजनेस से, तो शुड बी कंप्लीटली, पूरी तरह से डिस्क्लोज्ड, दिखाना है। कहाँ दिखाना है? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ऐसे करके बातें हैं, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली आपका इस फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट का कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यानी कि आपकी जो बुक्स हैं, आपकी जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका जो काम है वो है इंफॉर्मेशन को कन्वे करना। कन्वे करने का मतलब क्या होता है? कन्वे करने का मतलब होता है दिखाना, शो करना। उनका काम नहीं है क्या? छुपाना। आप भी छुपाइएगा नहीं। कोई ज़रूरी बातें जो भी हैं अपने घर वालों से डिस्कस करिए, किसी से भी डिस्कस करिए, बड़े लोगों से डिस्कस करिए, तो छुपाइएगा नहीं, ठीक है जी। छुपाना क्या लिख दिया, चलो खैर सुन तो लिया ही है। तो कंसीलिंग, तो नोट कंसीलिंग, ठीक है, कंसीलिंग नहीं, नोट कंसीलिंग। आपकी बुक्स का काम नहीं है इंफॉर्मेशन को कंसील करना, छुपाना नहीं है बिल्कुल भी मेरे बच्चे, कुछ नहीं छुपाना। ज़रूरी बातें हैं, कोई ज़रूरी चीज़ लग रही है तो बताएं जरूर, ठीक है जी। तो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विल रिजल्ट, यानी कि जब कहीं भी हम अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन को दिखाते हैं तो वो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है। किसे बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है? जो अकाउंटिंग यूजर होता है, जो पार्टी होती है, जो अकाउंटिंग यूजर होता है, वो बेहतर तरीके से समझ पाते हैं जब अच्छा, सही, बेहतर डिस्क्लोजर होता है। और ऐसे में वो इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि वो एक साउंड डिसीजन ले सकें। ये साउंड क्या होता है? साउंड का मतलब क्या होता है? हाँ बता दो। साउंड का मतलब क्या होता है? अच्छा जी साउंड का मतलब आवाज़ होता है। आवाज़ वो जो आती है हमें अक्सर, या कई बार नहीं आती है तो हम कहते हैं आवाज़ नहीं आ रही। साउंड का मतलब आवाज़ होता है। तो हाँ जी बिल्कुल, साउंड का मतलब आवाज़ होता है, बेशक आवाज़ होता है, लेकिन साउंड का मतलब अच्छा भी होता है, साउंड का मतलब बेहतर भी होता है, बेहतरीन भी होता है, अच्छा सोच समझ के किया गया काम, मतलब अच्छा विवेकपूर्ण काम, तो ये भी आपका साउंड होता है। तो साउंड का मतलब अच्छा, विवेकपूर्ण, गुड डिसीजन। तो साउंड डिसीजन का मतलब वो नहीं कि हमने डिसीजन लिया है किसी को हाँक मार के कि ओ ऐसे, तो मतलब क्या आवाज़ लगा के फैसले ले रहे हो? साउंड डिसीजन नहीं, सोच समझ के लिए गए फैसलों को कहते हैं साउंड डिसीजन। तो जब फुल डिस्क्लोजर होगा तो ऐसे में साउंड डिसीजन लिए जा सकेंगे क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। तो ऐसे करके बातें हैं मेरे बाबू। आगे मटीरियलिटी कंसेप्ट। अब अभी तो हमने बातें की ही थी कि क्या होता है मटीरियल होता है, यहां हमने लिखा अभी तक मटीरियल होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है जी। अगला तो वही आगे मटीरियलिटी कंसेप्ट। क्या अब यहां पर मटीरियल का मतलब समान होने वाला है? तो बिल्कुल भी नहीं। यहां मटीरियलिटी कंसेप्ट कहता है कि क्या चीज़ मटीरियल है और क्या नहीं है। क्या चीज़ मटीरियल है मतलब क्या चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड विच इज़ नॉट। तो क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है, ये वाली बातें हैं कुछ। तो लिखा हुआ है भाई आप डिस्क्लोजर तो दोगे ही सारे के सारे मटेरियल फैक्ट्स का, वो तो आपके लिए कंपलसरी है, बट इट डज नॉट इम्प्लाई, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई इवन दोज फिगर्स विच आर इररिलेवेंट को मतलब आप कह सकते हो इमैटीरियल। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि जो इमैटीरियल हैं उनको भी आप इंक्लूड करना शुरू कर दोगे। यानी ये प्रिंसिपल किस बारे में बात करता है कि सिर्फ वो आइटम और सिर्फ वो इंफॉर्मेशन ही दिखानी है जिसका मटीरियल इफेक्ट हो। मटीरियल मतलब जिसका इंपॉर्टेंट इफेक्ट हो, यानी जिसका ठीक ठाक इफेक्ट हो, है ना। तो सिर्फ वही दिखानी है। अब चिल्लड़ मिल्ला चिंदी पिंदी बातें नहीं करनी, मतलब यही कह रहा है ये, ठीक है, कि मतलब जिनका मटेरियल इम्पैक्ट हो, यानी कि ठीक ठाक इम्पैक्ट हो आपके यूज़र के ऊपर, ठीक है जी, बिजनेस के ऊपर, तो सिर्फ उन्हीं को दिखाने हैं। और क्या चीज़ मटेरियल होती है क्या नहीं होती, तो उसके लिए ज़रा ये वाली लाइन पढ़ लीजिए अच्छे से, बहुत बेहतरीन लाइन है, ज़रा आओ पढ़ें। तो बेसिकली किसी चीज़ की जानकारी अगर आपके फैसले को हिलाती है, अगर किसी चीज़ की जानकारी आपको फैसले लेने में मदद करती है या आपके फैसले को इन्फ्लुएंस करती है, तो वो जानकारी बहुत ज़रूरी है। और लेकिन अगर किसी चीज़ की जानकारी अगर आपको होती ना होती कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ठीक है, वो इररिलेवेंट है, वो इमैटीरियल है। तो किसी चीज़ की जानकारी अगर आपके फैसले को इन्फ्लुएंस कर सकती है तो वो मटीरियल है। किसी चीज़ की जानकारी अगर आपके फैसले को नहीं हिलाएगी, नहीं इम्फेक्ट करेगी, तो वो इमैटीरियल है, सीधी सी बात। तो वही लिखा हुआ है, नॉलेज अबाउट एनी इंफॉर्मेशन
इज लाइकली टू अफेक्ट, यानी किसी चीज की जानकारी अगर मोस्ट प्रोबेबली आपके डिसीजंस को अगर इफेक्ट करेगी तो ऐसे में आप उसे मटेरियल इंफॉर्मेशन का नाम दे दोगे। लेकिन अगर किसी चीज की जानकारी आपके डिसीजन को इफेक्ट ही नहीं करेगी तो वो ठीक है, मटेरियल है और सिर्फ मटेरियल को ही दिखाना है। यानी मटेरियलिटी कंसेप्ट बातें करता है मेनली किस चीज की, कि व्हाट इज मटेरियल एंड व्हाट इज नॉट। एंड व्हाट इज अ मटेरियल, तो नॉलेज ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, अगर किसी चीज की जानकारी विल इफेक्ट योर डिसीजन, आपके डिसीजन को इफेक्ट करेगी तो मटेरियल है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, सीधी सी बात है। एग्जांपल के लिए एक छोटी सी बात समझ सकते हैं कि सपोज करो एक आइटम है, ठीक है जी, कोई भी खर्चा है, अब 50,000 का। अब देखो 50,000 का कोई खर्चा है, बताओ मेरे बाबू, 50,000 का कोई खर्चा बहुत ज़रूरी है या थोड़ा ठीक है, मतलब गैर ज़रूरी है, बताओ। 50,000 का कोई खर्चा, तो देखो आप लोग तो आज की डेट में आपकी अपने हिसाब से सोच रहे होगे, है ना। अब बहुत से तो लोग ऐसे होंगे जिनके लिए 50,000 मतलब ये 50,000 बहुत ज़रूरी है, बहुत मटेरियल है। लेकिन किसी किसी के लिए तो 50,000 मतलब है 50,000 ही तो है, इट्स ओके फाइन, तो उनके लिए इमैटेरियल है। तो ये तो मतलब एक सब्जेक्टिव मैटर है कि कोई भी एक पर्टिकुलर जो अमाउंट है, 100 रुपये हो, 1000 हो, कोई भी चीज़ हो, कि किसी के लिए तो ऐसा होगा 1000, अरे वाह बड़ी काम की बात है, मटेरियल है, और किसी के लिए तो ऐसे होगा 1000 रुपये तो ठीक है, इट्स ओके फाइन, तो वो इमैटेरियल है। तो यही है कि ये जो है ये सब्जेक्टिव मैटर है, थोड़ा सा पर्सन टू पर्सन यानी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करता है। तो लिखा हुआ है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो 50,000 है वो इमैटेरियल है एक एंटरप्राइज के लिए, हैविंग 100 करोड़ ऑफ अ सेल। अब जो 100 करोड़ की सेल कर रहे हैं उनके लिए 50,000 इतना काम का नहीं है, इतना बड़ा फिगर नहीं है, काफ़ी हद तक इमैटेरियल है। बट उस वो ही 50,000 जल्द ही मटेरियल बन जाएंगे, जल्द ही बहुत ज़रूरी बन जाएंगे अगर उनकी सेल मात्र 10 लाख की होगी। अब 10 लाख, बस 10 लाख 100 करोड़ में कितनी जीरो आती हैं बताओ, कमेंट करके बताओ 100 करोड़ में कितनी जीरो आती हैं। लिखना पहले आराम से 100 करोड़, फिर कमेंट करके बताना कितनी जीरो आती हैं, ठीक है। और 10 लाख में तो नजर ही आ रहा है कितनी जीरो आ रही हैं, ठीक है जी, ये 3 2 5 और 1 6 जीरो आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अंतर है। तो 10 लाख की सेल वाला एंटरप्राइज, उसके लिए तो 50,000 कीमती बात है, मटीरियल थिंग है। बट ऑब्वियसली 100 करोड़ की सेल वाला जो ऑर्गेनाइजेशन हो उसके लिए 50,000 नहीं ठीक है, कुछ खास बड़ी अमाउंट है तो उसके लिए मटेरियल। तो ऐसे करके बातें हैं मेरे बाबू। प्रूडियंस कंसेप्ट क्या कहता है जी ये, तो प्रूडियंस कंसेप्ट बात करता है भविष्य की। भविष्य देखा है कभी? हैं भाई, भविष्य देखा है कभी? अच्छा, भविष्य दिखाया तो होगा कभी कि कई बार हम देते हैं पंडित जी को, लो हाथ देखो हमारा, कई बार हमारी कुंडली देखो और जरा अंदाजा लगा के बताओ कि कैसा है हमारा भविष्य। भविष्य में कुछ नुकसान होने की संभावनाएं हैं या कुछ फायदे होने की संभावनाएं हैं, दो ही बातें हो सकती हैं ऐसे। और वैसे तो पंडित जी, तो हमारे जो प्रिय पंडित जी होते हैं वो इन दोनों में से कोई एक ही बात बताते हैं, या तो कुछ फ़ायदा होने वाला है, यानी या तो कोई अच्छी बातें होने वाली हैं या कोई बुरी बातें होने वाली हैं। मेरे हिसाब से मैंने तो आज तक नहीं सुना कि पंडित जी ऐसी बातें बोलेंगे कि ना कोई विपदा आएगी, ना कोई आपदा आएगी और ना ही कोई अवसर आएगा, और कुछ भी नहीं होगा तुम्हारी ज़िंदगी में है ना, बस आपकी लाइफ तो कांस्टेंट चलेगी बिल्कुल ना कोई खुशी है ना कम है, बस नॉर्मली चलती जाएगी। होता है कभी ऐसा? देखो ज़िंदगी में तो कई बार होता है, कुछ वक्त जाता है ऐसा कि तुम्हारी ज़िंदगी कांस्टेंट चल रही है, मतलब ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा ना कोई बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा, ठीक है। ज़िंदगी में मतलब कुछ साल आते हैं ऐसे, बट पंडित जी कभी नहीं बताते, पता नहीं क्यों, कौन सा टैलेंट है उनमें, मतलब हमेशा यही बताएंगे कि हाँ अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में तो अरे ज़बरदस्त बेहतरीन, ठीक है, और या अगले 6 महीने में 1 साल में तो अरे थोड़ा भारी वक्त है आपके ऊपर, थोड़ी दिक्कतें हैं, परेशानी आने वाली हैं, विपदा है थोड़ी, तो थोड़ा झेल लीजिएगा। तो खैर चलो वापस आ जाते हैं पंडित जी से, है ना। मंदिर भी जाएंगे वैसे कभी बीच में, है ना। चलो खैर, तो भविष्य के बारे में भाई 2 बातें हैं, या तो आपको किसी भविष्य में होने वाले प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन लग रही है। भाई भविष्य के बारे में तो आप अंदाज़ा ही लगाते हो ना, पंडित जी भी अंदाज़ा ही लगाते हैं, आप भी तो अंदाज़ा ही तो लगाओगे। तो आपको या तो भाई प्रॉफिट की उम्मीद लग रही है या लॉस की उम्मीद लग रही है। आप क्या कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बैठ के, वो बैठ के नहीं, एनालिसिस करके। तो आपको अगर प्रॉफिट की उम्मीद लग रही है तो ये कहता है प्रिंसिपल प्रूडियंस कंसेप्ट, जिसका कि दूसरा नाम इवन कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी है, याद रखिएगा मेरे बाबू, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, जो कहता है बी कंजर्वेटिव, थोड़ा कंजर्वेटिव बनो, थोड़ा बच के चलो। तो
अगर आपको प्रॉफिट की उम्मीद लग रही है तो भैया आपको उसे इग्नोर करना है, आपको उसे कंसिडर नहीं करना है। पता लगा प्रॉफिट सुनकर खुश हो गए, बढ़िया है, काम धंधा बंद, पंडित जी ने बोल दिया, क्या बोल दिया बच्चे बेहतर नंबर आ जाएंगे तेरे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है, और आप बस खुश हो गए और पढ़ाई लिखाई बंद कर दी। तो क्या ऐसा करना चाहिए? तो जवाब है ना। अगर आपको प्रॉफिट की उम्मीद लग रही है तो प्लीज इग्नोर दैट, आप अपने कर्म पर लगे रहिए, आप अपने कर्म करते रहिए, जल्दी सब अच्छा हो जाएगा। तो प्रॉफिट की अगर उम्मीद लग रही है ना, पंडित जी ने अगर अच्छी न्यूज़ दी है तो खुश नहीं होना, इग्नोर कर देना है, ठीक है जी, कि भैया अच्छा होना होगा तो हो जाएगा ना, बाद में खुद ही हो जाएगा, हम तो अपने कर्मों पे ध्यान देते हैं। पता लगा अच्छे के चक्कर में कि हाँ पेपर में तो नंबर आ जाएंगे, पढ़ाई कर लिखाई करना छोड़ दो, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। क्या करना है फिर? जरा आराम से भाई, ये प्रॉफिट के केस में तो इग्नोर करना है, लेकिन अगर पंडित जी ने ये बोल दिया, क्या बोल दिया, विपदा आने वाली है, आपदा आने वाली है, कोई नुकसान की संभावनाएं लग रही हैं, तो आज से ही संभल जाना चाहिए, आज से ही कोई सेविंग वगैरह कर लेनी चाहिए, आज से ही कोई प्रोविज़न वगैरह बना लेने चाहिए। तो यानी उसे रिकॉर्ड करके चलो, रिकॉर्ड करना मतलब किसी तरह की कोई सेविंग वगैरह करके चलो। उस सेविंग को अकाउंटिंग दुनिया में हम प्रोविज़न की क्रिएशन कहते हैं, कि कोई प्रोविज़न वगैरह बना के चलो भाई, आपको लग रहा है नुकसान होने वाला है तो ठीक है, आप सेविंग वगैरह करके चलो। तो मतलब प्रूडेंस कंसेप्ट इतनी सी बात कहता है कि भविष्य में अगर आपको लग रही है प्रॉफिट्स की संभावनाएं, आप उन्हें इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस की संभावनाएं लग रही हैं तो उसे रिकॉर्ड करो, लेकिन इसे अच्छे शब्दों में भी याद करना है, आपको ध्यान रखिएगा। तो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अगर आपको कोई प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट लग रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव मतलब जो भविष्य में होने वाले हैं, जो फ्यूचर में होने वाले हैं, जो हुए नहीं है प्रॉफिट, हुए नहीं है, हो सकते हैं, तो लिखा हुआ है शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। लेकिन जितने भी प्रोस्पेक्टिव लॉसेस हैं, यानी लॉस हुए नहीं है अभी, हुए नहीं है अभी, हो सकते हैं, तो उनको इमीडिएटली रिकॉर्ड करो, ठीक है जी, सीधी सी बात है। इसके लिए 1,00,000 रुपए की लाइन लिखी हुई है, और कोशिश करें कि आप इस लाइन को लगभग एज इट इज याद कर लें। बढ़िया लाइन है। क्या लाइन लिखी हुई है कि डू नॉट मत करो, क्या मत करो? डू नॉट एंटिसिपेट द फ्यूचर प्रॉफिट, भविष्य के प्रॉफिट को एंटिसिपेट मत करो, अंदाजा मत लगाओ उनके बारे में बैठ के, अच्छी अच्छी बातें मत सुनो ठीक है जी। तो प्रॉफिट और गेन को एंटिसिपेट मत करो, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। जितने भी लॉसेस अगर आपको लग रहे हैं तो उनके लिए आज कुछ ना कुछ प्रोवाइड करो। प्रोवाइड करना मतलब क्रिएट अ प्रोविजन। प्रोवाइड करना मतलब वो नहीं कि हाँ प्रोवाइड करना मतलब देना, प्रोवाइड करना मतलब क्रिएट अ प्रोविजन, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ करो। तो ऐसे करके बातें हैं। तो इस प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई ऐसा नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकते हैं तो आप आज से ही प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर दो और अपने प्रॉफिट को ओवरस्टेट कर दो। तो आप ऐसा ना करो, प्रॉफिट को ओवरस्टेट ना करो, प्रॉफिट को ज्यादा रिकॉर्ड ना करो। तो ये इसका पर्पस है, ठीक है जी। और अगर लॉस वगैरह है तो उन्हें जरूर दिखाओ, सो दैट आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक रियलिस्टिक पिक्चर निकल के आ सके, ठीक है जी। ऐसे करके बातें हैं। एक ये वाली बात भी याद रखनी है आपको। कौन सी वाली बात? कि भाई जो हमारा स्टॉक होता है ना, एक तो होता है उसका कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जितने पे हमने खरीदा, है ना, और एक होती है उसकी रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है? उसकी मार्केट की वैल्यू। अब आपको स्टॉक को किस पे वैल्यू करना है? तो प्रूडेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि भैया जो कम होगी ना उस पे वैल्यू कर लेना। आपने 10 लाख का माल खरीदा, आज की डेट में 8 लाख हो गया। 10 लाख का माल खरीदा और आज की डेट में मार्केट में उसकी वैल्यू हो गई 8 लाख। तो प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है 8 लाख पे रिकॉर्ड करो, मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। और अगर 10 लाख का सामान खरीदा और मार्केट में रॉकेट बढ़ गई, उसकी वैल्यू 18 लाख हो गई, तो प्रूडेंस प्रिंसिपल फिर यही कहता है कि 10 लाख पे रिकॉर्ड करो, मार्केट वैल्यू तो बढ़ी है। मार्केट वैल्यू का बढ़ना ये थोड़ी ना कोई फायदा हो गया आपको। मार्केट वैल्यू का बढ़ना कि सिर्फ और सिर्फ मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ गई है, अभी बेचा थोड़ी ना है। प्रॉफिट तो तब होगा जब बेचोगे, बेचा नहीं है अभी, सिर्फ मार्केट वैल्यू बढ़ी है। तो बेसिकली प्रूडेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि जो आपके पास में स्टॉक है उसे रिकॉर्ड किस पे करना है? तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, ऐसे करके बात। और जो भी बहुत सारी चीजों के रेस्पेक्ट में हम जो प्रोविजन वगैरह बनाते हैं वो भी ड्यू टू दिस प्रिंसिपल ही हम बनाया करते हैं मेरे बाबू। तो ऐसे करके बातें हमारी हो गई हैं। तो चलो खैर, फिलहाल के लिए आज की बात तो मेरी यहीं खत्म होती है, समाप्त होती है। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल का ये सबसे पहला पार्ट तो हमने खत्म किया, जिसमें टोटल 6 प्रिंसिपल कवर कर लिए हम लोगों ने। नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट पार्ट, टोटल 3 पार्ट में ये चैप्टर खत्म करके चलना है हम लोगों को। और अगेन फिर से रिपीट करता हूं कि अगर किसी को यही इतनी लंबी चौड़ी गाथाएं, क्योंकि जब कभी भी हम पढ़ाई करते हैं कई बार हमारे पास ज़्यादा वक्त होता है तो हम ज़्यादा बातें सुन सकते हैं, हम ज़्यादा डिटेल में बातें कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम कल होता है तो उस वक्त हमारे पास कम वक्त होता है। तो अगर इन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल को आपको काफ़ी जल्दी
रिवाइज करना है तो 13 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन द 13 मिनट्स वाली प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। बल्कि इवन खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते ऐसी शॉर्ट्स नहीं देखते तुम, ऐसे स्लाइड कर करके, ऐसे स्लाइड कर करके शॉर्ट्स, तो बस 13 मिनट में 13 प्रिंसिपल्स आप ऐसे ही एक बार डिनर में रिवाइज करें, एक बार अगले दिन उठ के ब्रेकफास्ट में भी 13 अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन 13 मिनट, हर बार 13 मिनट में आपके 13 अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसे बैठ जाएंगे दिमाग के अंदर, कभी चाहोगे भी ना भूलना, भूल नहीं पाओगे। तो ऐसे करके बातें हैं मेरे बाबू। तो चलो खैर फिलहाल के लिए तो मेरी बात यहीं खत्म हुई, यहीं समाप्त होती है। तो ओके डन, टाटा बाय बाय। अकाउंट्स अवेलेबल है ही, एट अकाउंट अवेलेबल है, तो ओके डन, टाटा।